प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी जा रहे हैं। वह वहां अखिल भारतीय शिक्षा समागम के 3 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस सम्मेलन में शिक्षा क्षेत्र से जुड़े विभिन्न पक्षकार उच्च शिक्षा के बदलते परिदृश्य और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विविध दृष्टिकोण के बारे में चर्चा करेंगे। शिक्षा मंत्रालय के बयान के अनुसार केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के सहयोग से अखिल भारतीय शिक्षा समागम का आयोजन कर रहा है। विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण करेंगे। प्रशासनिक सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 जुलाई को एलटी कॉलेज वाराणसी में अक्षय पात्र मध्याह्न भोजन रसोई घर का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री शाम को डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में करोड़ों रुपए की लागत से बनी परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास करेंगे। मंत्रालय के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी में अखिल भारतीय शिक्षा समागम सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ साथ सम्मेलन में सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालयों के 300 से अधिक कुलपति एवं निदेशक सहित शिक्षाविद, नीति निर्माता, उद्योगों के प्रतिनिधि आदि हिस्सा लेंगे। बयान के अनुसार सम्मेलन में उच्च शिक्षा के बदलते परिदृश्य एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने के बारे में चर्चा की जाएगी। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार इस सम्मेलन में शिक्षा से जुड़े विभिन्न पक्षकार पिछले 2 वर्षों में कई पहलों के सफल कार्यान्वयन के बाद इस बात पर चर्चा करेंगे कि देश भर में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को आगे कैसे कार्यान्वित किया जा सकता है। मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले महीने हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में मुख्य सचिवों के एक सम्मेलन को संबोधित किया था, जहां राज्यों ने इस मुद्दे पर अपना दृष्टिकोण शेयर किया था। इस संबंध में परामर्शों की सीरीज में वाराणसी शिक्षा समागम अगली कड़ी है। 7 से 9 जुलाई तक चलने वाले 3 दिवसीय इस समागम के कई सत्रों में बहुविषयक और समग्र शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार, भारतीय ज्ञान प्रणाली, शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण, डिजिटल सशक्तिकरण तथा ऑनलाइन शिक्षा, अनुसंधान, नवाचार और उद्यमिता, गुणवत्ता, रैंकिंग और प्रत्यान, समान और समावेशी शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए शिक्षकों की क्षमता निर्माण जैसे विषयों पर चर्चा होगी। मंत्रालय के बयान के अनुसार अखिल भारतीय शिक्षा समागम में उच्च शिक्षा पर वाराणसी घोषणा को अंगीकार किया जाएगा, जो उच्च शिक्षा प्रणाली के लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करने के लिए भारत की विस्तारित दृष्टि और नए सिरे से उसकी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करेगा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खाद्य तेल की कीमतों में गिरावट के बाद केंद्र सरकार ने खाद्य तेल निर्माता कंपनियों को फौरन कीमत कम करने के निर्देश दिए हैं। सरकार ने कंपनियों को 1 सप्ताह के अंदर 10 रुपये प्रति लीटर कीमत कम करने की हिदायत दी है। इसके साथ सरकार ने यह निर्देश भी दिया है कि पूरे देश में एक ब्रांड के खाद्य तेल का अधिकतम खुदरा मूल्य MRP 1 होना चाहिए। वैश्विक स्तर पर खाद्य तेल की कीमतों में गिरावट को देखते हुए खाद्य सचिव सुधांशु पांडे ने खाद्य तेल संघों और प्रमुख खाद्य तेल निर्माताओं के साथ बैठक की। खाद्य सचिव ने कहा कि जब खाद्य तेल की MRP में परिवहन और अन्य लागतों को पहले ही शामिल कर लिया जाता है, तो MRP में फर्क नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगले सप्ताह कीमतें 10 रुपये कम हो जाएंगी। बैठक में खाद्य तेल बनाने वाली कंपनियों के खिलाफ उपभोक्ताओं की बढ़ती शिकायतों पर भी चर्चा हुई। सुधांशु पांडे ने कहा कि कुछ कंपनियां खाद्य तेल 15 डिग्री तापमान पर पैक करती हैं। इस तापमान पर तेल फैलता है और उसका वजन कम होता है। भारत अपनी खाद्य तेल जरूरत का 60% आयात करता है। इस साल यूक्रेन रूस युद्ध के कारण खाद्य तेल कीमतों में जबरदस्त उछाल देखा गया, क्योंकि वैश्विक खाद्य तेल की जरूरतों का बड़ा हिस्सा दोनों देश निर्यात करते हैं। वहीं इंडोनेशिया ने 28 अप्रैल को निर्यात पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया था। इससे देश में तेजी से दाम बढ़ा। कारोबारियों का कहना है कि जल्द खाद्य तेलों की कीमतें 125 रुपये प्रति लीटर तक होगी। उनका कहना है कि खाद्य तेल के सस्ता होने से इनसे बनने वाले मिक्सचर, बिस्कुट, मिठाई, पापड़, साबुन आदि की कीमतें भी घटेंगी। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद से पंजाब पुलिस को नई जानकारियां मिल रही हैं। इसी कड़ी में अब एक नई जानकारी सामने आ रही है कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या 29 मई की जगह 19 मई को करने की प्लानिंग थी। पंजाब पुलिस ने जब इस हत्याकांड में गिरफ्तार हथियारों के सप्लायर बलदेव से पूछताछ की, तो उसने ये चौंकाने वाला खुलासा किया है। पूछताछ के दौरान बलदेव ने बताया कि वह 19 मई को ही हथियारों की डिलीवरी करने भटिंडा गया था। बलदेव ने भटिंडा पेट्रोल पंप पर हथियार मनदीप तूफान, मनी रैया और एक अज्ञात को दिया था। उन तीनों के पास पहले से ही और हथियार थे। हथियार देने के बाद बलदेव सहित सभी लोग पंप से डबवाली की ओर बढ़ते हैं, जहां पर मानो पहले से स्कॉर्पियो गाड़ी में मौजूद रहता है।
बता दें कि मानू की भूमिका को लेकर दिल्ली पुलिस ने बताया था कि उसने सबसे पहले गोली मूसेवाला पर चलाई थी, क्योंकि वो अपनी बहन से कथित तौर पर छेड़छाड़ का बदला लेना चाहता था। बलदेव लॉरेंस का सहयोगी है और पिछले 1.5 महीने से गोल्डी बरार के निर्देश पर काम कर रहा था। गोल्डी से उसका संवाद सिग्नल ऐप के जरिए होता था। पंजाब पुलिस के मुताबिक गोल्डी इस बात का खास ध्यान रखता था कि हथियार सप्लाई करने का कारण बलदेव को न पता चले। 19 मई को भी गोल्डी ने बलदेव को सिग्नल ऐप के जरिए निर्देश दिया कि हथियार इकट्ठा कर उसे भटिंडा पहुंचाए। पंजाब पुलिस की जांच में सामने आया है कि इधर संदीप नाम के शख्स ने 19 मई इन सभी को सत्यवीर की फॉर्च्यूनर से भटिंडा पेट्रोल पंप भेजा। अब इस बात की तफ्तीश की जा रही है कि संदीप का पूरा रोल क्या था और वो किस गैंग के लिए काम कर रहा था। लेकिन ये तय है कि 19 तारीख की पूरी सीक्वेंस चेन में उसकी भूमिका सबसे ज्यादा थी। पंजाब पुलिस की जांच में पता चला है कि इस दिन यानी 19 मई को सिद्धू मूसेवाला अपने घर पर थे। बता दें कि अभी तक सभी फरार चल रहे हैं। कर्नाटक में बागलकोट के केरूर में बुधवार को दो गुटों के बीच हुई झड़प के बाद शहर में शुक्रवार तक धारा 144 लगा दी गई है। पुलिस ने इस घटना के संबंध में 18 लोगों को गिरफ्तार किया है। केरूर कस्बे में हुई इस घटना के दौरान वाहनों में आग लगा दी गई और दोनों समुदायों के सदस्यों ने एक दूसरे पर जमकर पथराव किया। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बुधवार को एक स्थानीय यासीन और अरुण लक्ष्मण के बीच टकराव हुआ। अरुण लक्ष्मण दोनों भाइयों ने यासीन से महिलाओं के साथ छेड़खानी के बारे में पूछताछ की। इस दौरान उनके बीच कहासुनी हो गई, फिर देखते ही देखते उनके बीच हाथापाई शुरू हो गई। बाद में यासीन ने अपने 10 से 15 दोस्तों के साथ अरुण और लक्ष्मण पर हमला कर दिया। तब अरुण और लक्ष्मण के दोस्तों ने यासीन और उसके दोस्तों पर हमला कर दिया। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों गुटों के बीच पथराव हो गया। झड़प में 4 लोगों के घायल होने की खबर है। लड़ाई के दौरान अरुण और लक्ष्मण को चाकू के हमले से घायल हो गए। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और वे अब खतरे से बाहर हैं। बुधवार को हुई झड़प के बाद केरूर शहर में धारा 144 लागू कर दी गई है। स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। इसके अलावा किसी भी तरह की सभाओं पर भी पाबंदी लगा दी गई है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान आज शादी करने जा रहे हैं। ऐसे में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भगवंत मान को बधाई देते हुए कहा है कि आज बेहद खुशी का दिन है, मेरे छोटे भाई आज शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। भगवंत मान को बहुत बहुत बधाई, दुनिया की सारी खुशी मान को मिले। दरअसल जानकारी के अनुसार ये शादी आज चंडीगढ़ में होगी। सीएम भगवंत मान की शादी डॉक्टर गुरप्रीत कौर से हो रही है। यह शादी समारोह सीएम मान के आवास पर ही एक संक्षिप्त कार्यक्रम में होगी। इस दौरान सीएम अरविंद केजरीवाल सपरिवार मौजूद रहेंगे। बता दें 6 साल पहले भगवंत मान का तलाक हो गया था। उनकी पहली पत्नी इंद्रजीत कौर और बच्चे अमेरिका में रहते हैं। साल 2016 में दोनों के बीच तलाक होने के बाद इंद्रजीत बच्चों के साथ अमेरिका चली गईं। इससे पहले मार्च में विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो दोनों बच्चे भगवंत मान के शपथ ग्रहण समारोह में आए थे। भारत और इंग्लैंड के बीच आज पहला T20 मुकाबला खेला जाना है, जिसमें भारत के लिए कप्तान रोहित शर्मा वापसी करेंगे और फिर से टीम की कप्तानी करते हुए दिखे। 3 मैचों की इस सीरीज में भारत चाहेगा कि पहला मैच जीतकर सीरीज में बढ़त बना ले। वहीं इंग्लैंड के नए कप्तान जॉस बटलर भी पहली पर स्थायी रूप से कप्तान बने हैं और वो भी इस सीरीज को जीतकर अपनी शुरुआत जीत के साथ करना चाहेंगे। आज का मैच साउथहैम्पटन के मैदान रोज बाउल में खेला जाएगा। वहां के मौसम की बात करें तो आज एक सुहानी शाम जिसमें बारिश की कोई संभावना नहीं है। इस मैदान पर इस साल के T20 ब्लास्ट टूर्नामेंट में पहली पारी का औसत स्कोर 165 रहा है। मजे की बात यह है कि इस सीजन में यहां 7 में से 5 मैच पहले बल्लेबाजी करने वाली टीमों ने जीते हैं। यह एक ऐसा आंकड़ा है जिस पर भारत कड़ी नजर रखेगा। यहाँ की पिच बल्लेबाजी के लिए अच्छी होती है और जो भी टीम टॉस जीतेगी वह पहले बल्लेबाजी करते हुए 180-190 स्कोर बना के दूसरी पारी में सामने टीम को दबाव में डालना चाहेगी। पिछले 3 वर्षों में पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत का जीत प्रतिशत 54.84 है। साथ ही जब भारत ने चेस किया है तो 95% 18/19 जीते हैं। ऐसे में आज भी भारत चाहेगा कि टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करे और इंग्लैंड को कम स्कोर पर रोके और फिर चेस करने के लिए जाए। हालांकि इंग्लैंड की टीम काफी मजबूत है और उन्हें रोक पाना आसान नहीं होगा। आज का मुकाबला भारत के समय अनुसार रात को 10:30 बजे से खेला जाएगा। आप मैच को सोनी लिव और सोनी स्पोर्ट्स पर देख सकते हैं। उदयपुर मर्डर केस में एक नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। यह वीडियो एक पेट्रोल पंप का है।
कन्हैया लाल हत्या मामले की जांच कर रही पुलिस टीम ने बताया कि मर्डर के बाद दोनों आरोपी गौस मोहम्मद और रियाज अमजद नाम के शख्स की दुकान पर पहुंचे थे। सीसीटीवी फुटेज 4:11 पर अजमेर हाईवे के एक पेट्रोल पंप का है। हत्या करके फरार होने के बाद सबसे पहले उन्होंने इसके इंजीनियरिंग वर्कशॉप में वीडियो बनाकर उसे वायरल किया था। इसके बाद गौस मोहम्मद और रियाज अजमेर हाईवे पर स्थित अमजद नाम के शख्स की दुकान पर पहुंचे, जहां उन्होंने कपड़े चेंज किए थे। इस दौरान एक दूसरा शख्स उनकी बाइक लेकर पेट्रोल पंप पहुंचा था, जहां उसने 600 रुपए का पेट्रोल डलवाया था। पेट्रोल डलवा रहे शख्स की फोटो सीसीटीवी कैमरा में पूरी तरह से कैद नहीं हो पाए है, क्योंकि उसने हेलमेट पहना हुआ था। यह फुटेज शाम 4:11 की है। इसके साथ ही एनआईए की टीम भी अपनी जांच के सिलसिले में इस पेट्रोल पंप पर पहुंची थी। पेट्रोल डलवाने के बाद वह शख्स बाइक लेकर अमजद की दुकान पर वापस पहुंचा और बाइक गौस मोहम्मद और रियाज को वापस सौंप दी, जिसके बाद दोनों आरोपी वहां से निकल गए। अमजद की दुकान के आसपास के लोगों ने बताया है कि 28 जून से ही उसकी दुकान बंद पड़ी है। बता दें कि उदयपुर के कन्हैया लाल हत्याकांड मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने एफआईआर दर्ज की है। उन्होंने आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। बता दें कि हत्या की प्रारंभिक जांच से पता चला था कि हत्या में शामिल दो आरोपियों में से एक गौस मोहम्मद के पाकिस्तान के इस्लामिक संगठन दावत-ए-इस्लामी से लिंक रहे हैं और उसने 2014 में कराची का दौरा किया था। दरअसल भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा का समर्थन करने के कारण आरोपी रियाज अख्तरी और गौस मोहम्मद ने उदयपुर में दर्जी कन्हैया लाल की दुकान में घुसकर गला काटकर उनकी हत्या कर दी और ऑनलाइन वीडियो पोस्ट करते हुए कहा था कि वे इस्लाम के अपमान का बदला ले रहे हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की हालत बेहद नाजुक है। उन्हें बुधवार रात पटना से एयर एम्बुलेंस की मदद से दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में भर्ती कराया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री के साथ डॉक्टरों की एक टीम और उनकी सबसे बड़ी बेटी और राज्यसभा सांसद मीसा भारती मौजूद है। दरअसल 2 दिन पहले लालू यादव अपनी पत्नी राबड़ी देवी के घर पर सीढ़ियों से गिर गए थे, जिससे उनके शरीर पर 3 जगहों पर फ्रैक्चर हुआ। लालू यादव पहले से ही कई गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं। ऐसे में 3 फ्रैक्चर के चलते उनकी हालत और खराब हो गई है। भारत में बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच एक और नए वेरिएंट की चेतावनी दी जा रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस एडनॉम घेब्रियस ने कहा, भारत सहित विभिन्न देशों में कोविड-19 के ओमाइक्रोन वेरिएंट के एक नए उप वेरिएंट BA.275 का पता चला है। केरला हाई कोर्ट ने बुधवार 6 जुलाई 2022 को कहा कि एक मुस्लिम महिला अपने नाबालिग बच्चे और संपत्ति की संरक्षक नहीं हो सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस बात की मिसाल दे चुका है। हालांकि कुरान या हदीस में मुस्लिम महिला के बच्चे के अभिभावक होने के अधिकार पर कोई रोक नहीं है, लेकिन कोर्ट ने कहा कि वह संविधान के अनुच्छेद 141 के तहत शीर्ष अदालत द्वारा व्याख्या किए गए कानून का पालन करने के लिए बाध्य है। रिपोर्ट के अनुसार न्यायमूर्ति PB सुरेश कुमार और न्यायमूर्ति CS सुधा की खंडपीठ ने कहा कि मुस्लिम महिलाओं को अभिभावक होने से रोकने वाले कानून को संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 का उल्लंघन माना जा सकता है और इसलिए यह शून्य है। लेकिन उच्च न्यायालय इसमें नहीं जा सकता, क्योंकि यह शीर्ष अदालत द्वारा निर्धारित मिसाल से बंधा हुआ है। अदालत ने कहा, इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस आधुनिक युग में महिलाओं ने ऊंचाइयों को बढ़ाया है और धीरे धीरे लेकिन लगातार कई पुरुष गणों में प्रवेश किया है। जैसा कि बताया गया है, कई इस्लामी मुल्कों या मुस्लिम बहुल देशों में राज्य की प्रमुख के रूप में महिलाएं हैं। महिलाएं भी अंतरिक्ष में अभियानों का हिस्सा रही है। चाहे जो भी हो, यह अदालत माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों से बाध्य है। इस बीच अपीलकर्ता ने हदीस का हवाला देते हुए तर्क दिया कि महिला को उसके पति की संपत्ति के संरक्षक के रूप में भी मान्यता दी गई थी। उन्होंने कहा कि कुरान या हदीस में ऐसा कुछ भी नहीं है जो एक महिला को अपने बेटे या उसकी संपत्ति का संरक्षक होने से रोकता है। उन्होंने यह भी कहा कि इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के किसी भी फैसले में हदीसों पर कभी विचार नहीं किया गया। दूसरी ओर प्रतिवादी ने कहा कि न तो कुरान और न ही हदीस यह कहती है कि एक मां अभिभावक हो सकती है, और वास्तव में कुरान की कई आयतों ने ऐसा कहा है। कोर्ट ने कहा कि हालांकि कुरान में विशेष रूप से यह उल्लेख नहीं किया गया है कि एक मां अभिभावक नहीं हो सकती है, लेकिन यह कोर्ट पर निर्भर नहीं है कि वह इसकी व्याख्या करे, खासकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिए गए विचार के आलोक में। कोर्ट ने शायरा बानो मामले का जिक्र करते हुए कहा कि शरीयत अधिनियम एकमात्र कानून है जो अधिनियम की धारा 2 में वर्णित मामलों में मुस्लिमों पर लागू होता है, जिसमें संरक्षक की भूमिका भी शामिल है। याचिका एक विभाजन विलेख पार्टीशन डीड पर दायर की गई थी, जिसमें एक मुस्लिम मां ने अपने बेटे की संपत्ति के कानूनी अभिभावक के रूप में काम किया था।
केरल उच्च न्यायालय ने पाया कि पक्ष विभाजन अनुबंध से बंधे थे, लेकिन मां को एक सही अभिभावक मानने से इनकार किया। कर्नाटक के मंगलुरु जिले में बुधवार की रात भूस्खलन की चपेट में आने से 3 श्रमिकों की मौत हो गई। तीनों केरल के रहने वाले थे। पुलिस ने बृहस्पतिवार को इसकी जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि केरल के कोट्टायम जिले के रहने वाले श्रमिक बुधवार की रात अपने आश्रय स्थल में थे। इसी दौरान पास की पहाड़ी का एक हिस्सा ढह गया और आश्रय स्थल पर गिर पड़ा। उन्होंने बताया कि इस घटना में 3 लोगों की मौत हो गई जबकि एक अन्य घायल हो गया। उन्होंने बताया कि जिले में पिछले कुछ दिनों से मूसलाधार बरसात हो रही है, जिसकी वजह से यह घटना हुई है। पुलिस ने बताया कि ये श्रमिक यहां रबर निकालने का काम कर रहे थे। इस बीच भारत मौसम विभाग (IMD) ने जिले में रेड अलर्ट जारी किया है, जिसके बाद प्रशासन ने आंगनवाड़ी, स्कूलों और कॉलेजों में 7 जुलाई को अवकाश की घोषणा कर दी। बारिश के कारण कई निचले इलाकों में पानी भर गया है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। लगातार न्यूज़ अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।